आज हम लोग बात करने वाले हैं बीए पार्ट 1 हिस्ट्री ऑनर्स का चैप्टर 7। चैप्टर 6 तक पूरा कंप्लीट हो गया था उसका। चैप्टर 6 कंप्लीट हो गया था उसका। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट हो गया था उसका। सब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट हो गया था और मॉडल सेट भी हम ग्रुप में डाल देंगे, टेलीग्राम ग्रुप में डाल देंगे। अगर टेलीग्राम ग्रुप अभी तक आप ज्वाइन नहीं किए हैं तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। वहीं पर हम मॉडल सेट देते हैं और जिसका आंसर लिखकर आपको उसी ग्रुप में भेजना होता है। मॉडल सेट का आंसर लिखकर ग्रुप में भेजना होता है और हम उसको चेक करके बताएंगे कि आप कितना सही लिखे हैं, कितना गलत लिखे हैं। अगर इससे पहले वाला भाग यानी कि इससे पहले वाला चैप्टर जो चैप्टर 6 तक अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, प्लेलिस्ट का, वहां से देख सकते हैं या प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर 7। तो चैप्टर 7 हम लोग क्या है, मगध साम्राज्य का उत्कर्ष। इससे पहले वाला भाग में यानी कि इससे पहले वाला चैप्टर में हम लोग क्या पढ़े थे, मगध के बारे में पढ़े थे, यहाँ के राजा के बारे में पढ़े थे, लेकिन पूरा उतना डिटेल में नहीं पढ़े थे। लेकिन इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, मगध साम्राज्य का उत्कर्ष, यानी उत्कर्ष इतना बड़ा मगध साम्राज्य कैसे हो गया। 16 महाजनपद था उस समय, आपको पता ही है, पिछला भाग में हम बताया है। कुल उस समय कितने महाजनपद थे, 16 महाजनपद। लेकिन हुआ ये कि यहाँ पर समझिए, कुल यहाँ पर 16 ये मगध है, इसके आसपास में इधर इस क्षेत्र में पूरा 16 गो महाजनपद थे। लेकिन क्या ऐसा बात हुआ कि कुछ दिन होते होते, कुछ साल बीतते बीतते मगध जो महाजनपद है वो पूरा बढ़ गया, सारे महाजनपदों को समेट लिया अपने में सारे महाजनपद को क्या कर लिया, समेट लिया। जैसे समुद्र सभी नदियों को समेट लेता है अपने में समेट लेता है सारे नदियों को, अंतिम नदी कहां पर जाकर मिल जाती है, समुद्र में। वैसे ही ये जो मगध महाजनपद था सारे महाजनपदों को अपने में समेट लिया, जबकि ये कोई बाकी महाजनपदों से, बाकी जो 15 महाजनपद थे, कुल 16 महाजनपद थे ना, जिसमें से एगो था ये मगध, तो बाकी जो इसे 15 महाजनपद थे, ऐसा बात नहीं था कि सब छोटे थे, सब इसके बराबरी लेवल में थे। फिर भी ऐसा बात हुआ कि मगध ही इतना शक्तिशाली और साम्राज्यवादी हुआ, यानी कि साम्राज्य इसका विस्तार हुआ। ऐसा कौन कौन सी इसकी विशेषताएं रही, कुछ तो विशेषता होगा ना। बाकी 15 महाजनपद से इसमें कुछ तो ऐसा खास होगा जिसके कारण ये इतना उत्कर्ष पर पहुंचा। तो चलिए उसी को हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहला कारण था कि यहाँ पर राजा बहुत प्रतापी राजा हुए। तो राजा के बारे में तो पूरा हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन और भी इसके भौगोलिक कारण भी थे। भौगोलिक कारण क्या था, ये बसा हुआ ऐसे जगह पर था। भौगोलिक कारण ध्यान रखिएगा, भौगोलिक कारण, इसके भौगोलिक कारण देखिए क्या क्या है, भौगोलिक कारण समझ लेते हैं। ये सोन और गंगा के संगम पर बसा हुआ है, सोन और गंगा के संगम पर बसा हुआ था। और ये जो भूमि होती है, सोन और गंगा वाली भूमि, सोन और गंगा का जो भूमि होता है ये बहुत ही उपजाऊ भूमि होता है, ध्यान रखिएगा। ये सोन और गंगा वाला जो संगम वाला जो भूमि होता है ना, मतलब बीच वाला जो क्षेत्र होता है, जैसे मान लीजिए सोन नदी जा रही है, इधर से सोन नदी जा रही है, इधर गंगा नदी आ रही है, और इसके आसपास के जो क्षेत्र थे, आसपास जहां मैदानी भाग था, वहां पर उपजाऊ भूमि बहुत अधिक था। यानी कि नदियों के किनारे वाला जो भूमि होता है वो बहुत ही उपजाऊ होता है। जब नदी का पानी उस भूमि पर पहुंचता है तो नदी का पानी अपने साथ जलोढ़ मिट्टी भी लेकर जाता है, और जलोढ़ मिट्टी वहीं पर, पानी जब सूखता है जलोढ़ मिट्टी वहीं पर रह जाता है और पानी सारा सूख जाता है, जिसके कारण पैदावार बहुत ज्यादा होती है, कई गुना अधिक पैदावार होती है। इसीलिए जब बाढ़ आता है तो उस क्षेत्र में उस साल पैदावार बहुत ही अधिक होती है। लेकिन बाढ़ बहुत तबाह भी करता है। कितना तबाह करता है आपको पता ही है, जितना फसल नहीं होता उससे अधिक तबाह करके चला जाता है। तो ठीक है, ऐसे ही था, सोन और गंगा के मुहाने पर बसा हुआ था, यानी सोन और गंगा के संगम पर बसा हुआ था। और उसके बाद इसके पश्चिम में ये सोन नदी, ये पाटलिपुत्र, यानी कि इसका ये मगध मुख्य रूप से कौन कौन से क्षेत्र में फैला हुआ था, पटना वाले क्षेत्र में फैला हुआ था, राजगीर वाले क्षेत्र में, गया वाला, नालंदा वाला, ये सब क्षेत्र का कौन था, ये मगध था। ध्यान रखिएगा, सब क्षेत्र क्या था, मगध था। तो ये सोन नदी इसके पश्चिम में थी, ध्यान रखिएगा, पश्चिम, और गंगा उत्तर में, गंगा नदी उत्तर में और सोन नदी पश्चिम में। और इसके जो दक्षिण में, यानी कि दक्षिण में था गया की पहाड़ियां, गया की जो पहाड़ियां थी वहां पर राजगिरी, ध्यान रखिएगा, ये नाम ध्यान रखिएगा, राजगिरी। इसकी प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी, मगध की प्रारंभिक राजधानी राजगिरी थी। तो वहीं पर प्रारंभिक राजधानी बनाया गया था। अब देखिए राजधानी यहाँ पर बनाने से क्या फायदा था, गया की जो पहाड़ियां थी, गया की पहाड़ियां
पहाड़ियां जो थी, वो गाया की पहाड़ियां थी, ये दुर्ग का काम करती थी, यानी कि किला, प्राकृतिक दुर्ग का काम करती थी, यानी प्राकृतिक द्वारा बनाया गया किला। ये चारों तरफ से घिरा हुआ था पहाड़ से, और बीच में राजधानी रहता था। कहीं से भी मार झारा करके राजा राजधानी पहुंच जाते थे, किसी को हिम्मत नहीं होता था कि वो पहाड़ टप कर जाए, पहाड़ पार करके वो राजधानी में एंट्री कर जाए। अगर पहाड़ पार करके राजधानी में एंट्री करता है तो वो वहां पर इतने सैनिक होंगे राजा के कि वो खुद ही मारा जाएगा, जो बाहरी वाला आक्रमणकारी होगा वो खुद ही मारा जाएगा। ये इतनी सेना लेकर, इतने हथियार लेकर पहाड़ को पार करना इतना आसान बात नहीं था। अब की तरह रास्ता नहीं बन गया था, उस समय रास्ता वास्ता कुछ नहीं था। इसीलिए यहाँ के जो शासक हुए और भी ज्यादा प्रतापी हुए। देखिए, शासक में तो बल था ही, लेकिन आसपास के जो भौगोलिक क्षेत्र थे वो भी मदद करते हैं। कभी भी कोई भी देश अगर देश धनी हो तो उसके भौगोलिक स्थिति के कारण और राजा के कारण, यानी कि वहां के शासक के कारण तभी धनी हो सकता है। शासक अच्छे हो और वहां की भौगोलिक स्थिति अच्छा ना हो, वहां पर अच्छा पैदावार ना होता हो, अच्छा से वर्षा ना होता हो, पेड़ पौधे ना हो, तो क्या वहां पर धनी देश बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। या कोई भी भौगोलिक ऐसा सोर्स होना चाहिए, एक भी ऐसा भौगोलिक बात होना चाहिए जिससे उन लोगों को ताकत हो। कोई भी एक भौगोलिक बात उसमें होना चाहिए, यानी कि कोई भी उसका ताकत एक होना चाहिए। तो यही था इनके उत्कर्ष का सबसे बड़ा कारण कि ये, और इनकी जो भूमि थी, ये वनों वाला क्षेत्र अधिक था। वनों का क्षेत्र, फिर मैदानी भाग जहां पर पैदावार अधिक होता था, और नदी था। देखिए, सब कुछ इनके पास था। नदी था, पहाड़ था जो धातु की जरूरत होती है, पहाड़ था, बढ़िया पत्थर की जरूरत होती है, पहाड़ था। उसके बाद मैदानी भाग, अच्छा फसल की उपज हो ही जाती थी। वनों का क्षेत्र, लकड़ी वकड़ी, बढ़िया लकड़ी की जरूरत होगा, रथ बढ़िया बनाना होगा, नाव बढ़िया बनाना होगा, तो वन है ही। जंगली जानवरों को पकड़ना होगा, ये लोग जंगली जानवर के हाथी को पकड़ लेते थे, युद्ध में लड़ाते थे ले जाके। तो बताइए, ये बढ़िया क्षेत्र था ये वन में, और लकड़ी भी सब कुछ मिल जाता। बताइए, सब कुछ मिल रहा है यहाँ पर, और राजा भी ताकतवर, तो काहे नहीं बाकी सब कुछ समेट लेगा अपने में? समेट लेगा कि ना समेटेगा? इसके पास सोन और गंगा जैसी नदी है, और उसके बाद इनका मैदानी भाग है जहां पर अच्छा पैदावार होता है, अच्छा फसल उपजता है। और उसके बाद वनों वाला क्षेत्र है जहां पर बहुत अच्छी अच्छी लकड़ियां होती है, और साथ में ही बहुत सारे जानवर होते हैं। उस वनों वाला क्षेत्र में बहुत सारे जानवर होते हैं, और पहाड़ भी है। पहाड़ नजदीकी में, राजधानी बनाने के लिए बढ़िया है। पत्थरों की जरूरत होगी तो पहाड़ ही भी है। तो समझिए, ये इतना कुछ। और यहाँ से व्यापार भी होता था, व्यापार भी बहुत ज्यादा बढ़ गया था। अलग अलग जगह पर नदियों के माध्यम से व्यापार होता था। अब के जैसे रोड नहीं थे, नदियों के माध्यम से। देखिए, उस समय क्या फायदा था, अभी क्या होता है, देखिए समझिए। अगर रोड बनवाया गया, बरसात के दिन आ गया तो रोड ढह होकर ठीक, बढ़िया रोड नहीं बना तो ढह होकर ठीक हो जाएगा, और बढ़िया बना तो मान लीजिए अच्छा है। तो हर 2 साल 1 साल पर रोड को रिपेयरिंग करना पड़ता है। लेकिन उस समय ऐसा बात नहीं था। उस समय जंगल बहुत अधिक थे, जिससे नाव बढ़िया बन जाता था। सब नदी एक दूसरे से कनेक्टेड था। तो क्या होता था, जहां पर भी व्यापार करना होता था ना, तो ये लोग नदी में नाव उतार देते थे, सामान लाद दिए, और जहां पर लेकर जाना होगा वहां पर पहुंचा देते थे। अब नदी में तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं ना कि रास्ता खराब होगा, ये होगा। हाँ, बाढ़ के दिनों में थोड़ा सतर्क रहना पड़ता होगा, बाढ़ जब आता होगा तो सतर्क रहना। बाकी दिन में तो नॉर्मल है, तो नाव चलाते रहिए, जहां पर लेकर जाना है लेकर जाइए, कोई दिक्कत नहीं, कोई खर्चा भी नहीं। रोड बनाने में खर्चा होता है तो उसमें कोई खर्चा भी नहीं, कुछ नहीं, एकदम नाव चलाइए, जो मर्जी वो कीजिए। और आपके पास से जो नाव लेकर गुजर रहा है उससे टैक्स लीजिए, ये भी फायदा था कि आपके पास से अगर नदी है ये, और आपके पास के यहाँ से अगर नाव लेकर कोई गुजर रहा है तो टैक्स देकर यहाँ से जाना पड़ता है, नहीं तो नाव आगे नहीं बढ़ा सकते हो। नदी में नाव चलाना है तो यहाँ से टैक्स देकर जाना पड़ेगा, ये भी होता था। तो समझ लीजिए, इतना कुछ था। आगे बढ़ते हैं, अब इसके राजा के बारे में देखते हैं। इतना कुछ आप लोग नोट बना लिए होंगे ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके थोड़ा राजा के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहला जो वंश का नाम आता है, सबसे प्रथम वंश अगर नाम पूछा जाता है तो बृहद्रथ वंश आता है, ध्यान रखिएगा। सबसे पहला वंश बृहद्रथ वंश, बृहद्रथ वंश, ध्यान रखिएगा। इसके राजा कौन थे? बृहद्रथ। राजा भी कौन थे? बृहद्रथ। और इनके बाद हुआ जारासंघ, ध्यान रखिएगा, जारासंघ। और जारासंघ और भीम का युद्ध हुआ था। अब समझिए, यहाँ पर ये जो सबसे पहला वंश माना जाता है मगध पर सबसे पहला जो वंश की स्थापना माना जाता है बृहद्रथ वंश को माना जाता है। लेकिन इसका ज्यादा कोई कुछ ऐतिहासिक साक्ष्य नहीं मिल पाया है, जिसको कारण इनको प्रामाणिक उतना नहीं माना जाता है, कोई दिक्कत नहीं, माना जाता है, लेकिन उतना प्रामाणिक नहीं माना जाता है।
तो वही बृहद्रथ सबसे पहला वंश था। इसके राजा पहले कौन थे? बृहद्रथ थे। और इनके बाद हुआ जारासंघ, सबसे प्रतापी राजा था। और जारासंघ और भीम का युद्ध भी हुआ था, ध्यान रखिएगा। जारासंघ और भीम का युद्ध क्यों हुआ था? जारासंघ जो था वो 40,000 राजाओं को, कितना 40,000 राजाओं को बंदी बना लिया था, 40,000 राजाओं को, और कैद खाने में डाल दिया था। किसी को नहीं पता था कि कहां पर डाला हुआ है। ये जारासंघ जो था वो कहां पर डाला हुआ है? ये मगध में, ये मगधे में था, ध्यान रखिएगा। मगध का राजा था ये यही मगध का राजा था। और ये 40,000 राजाओं को बंदी बना लिया था और पता नहीं था कि कहां पर ये जेल में रखा हुआ है, किस जेल में। भीम और जारासंघ का इसी बात पर युद्ध हुआ। भीम ने तो जारासंघ को हरा दिया, लेकिन ये 40,000 राजाओं को ढूंढ नहीं पाए, ये 40,000 राजाओं को ढूंढ नहीं पाए, जिसके कारण क्या हुआ? ये 40,000 राजाओं की मृत्यु हो गई। उसके बाद इसी कारण राजगृह में हर 3 साल पर 1 महीना के लिए मालेमास का मेला लगता है। एक ऐसा माना जाता है, कहानियों में माना जाता है, ये प्रमाणिक नहीं है, कहानियों में माना जाता है कि हम मालेमास का मेला इसीलिए लगता है। 3 साल में एक महीना मालेमास का मेला लगता है और सारे देवी देवता आते हैं। कहां पर? 1 महीना रहते हैं राजगृह में, और इन राजाओं का उद्धार करने के लिए, कि राजा बच नहीं पाए, इसीलिए क्या आते हैं? ये देवी देवता आते हैं यहाँ पर, 1 महीना रहते हैं राजगृह में। ध्यान रखिएगा, राजगृह में मेला लगता है और यहीं पर रहते हैं, मालेमास का मेला होता है वो। तो आगे बढ़ते हैं। ये उतना ज्यादा प्रमाणिक नहीं माना गया, ये सिर्फ कहानियों में माना गया कि हाँ। और प्रमाणिक जो वंश था, सबसे पहला वंश हर्यक वंश को माना जाता है। हम बताए भी होंगे, पिछले वाला में पढ़ाए भी होंगे। सबसे प्रमाणिक वंश हर्यक वंश को। हर्यक वंश का जो प्रथम राजा था कौन था? वो बिंबिसार को। हर्यक वंश का स्थापना किससे मानी जाती है? बिंबिसार, ध्यान रखिएगा, बिंबिसार। और बिंदुसार में अंतर समझ लीजिए। बिंदुसार ये मौर्य वंश का था, और ये बिंबिसार जो था ये हर्यक वंश का था। ये बिंदुसार उतना ताकतवर नहीं था, लेकिन बिंबिसार जो था बहुत ज्यादा, डबल भी है तो बहुत ज्यादा ताकतवर होगा। तो ये हर्यक वंश का था। एगो बिंदु है, ये उतना ताकतवर नहीं था, तो ये कौन सा था? मौर्य वंश का था। आगे बढ़ते हैं। तो ये जो बिंबिसार था, ये 15 वर्ष की आयु में राजा बना था, ध्यान रखिएगा। 15 वर्ष की आयु में मगध का सम्राट बना था। 15 वर्ष की आयु में मगध का सम्राट बहुत ही ज्ञानी था और एक कुशल योद्धा, साम्राज्य निर्माता और सामरिक शक्तियों की समझ थी। और आसपास के जो पड़ोसी है उनकी शक्तियों को भी इसको समझ थी। ध्यान रखिएगा, आसपास के पड़ोसी वो कितने ताकतवर है ये भी समझता। अब युद्ध कर रहे हैं, पता नहीं वो कितना ताकतवर है, युद्ध करके हार नहीं जाएंगे, उसका ताकत का अनुमान नहीं कितना वो ताकतवर है। तो इसको पड़ोसियों के ताकत का भी इसका अनुमान था। और ये 3 तरह से अपना साम्राज्य विस्तार करता था, ध्यान रखिएगा। पहला शादी करके, दूसरा दोस्ती का हाथ बढ़ाकर, तीसरा युद्ध। 3 गो था इसका नियम। 3 गो नियम क्या था? सबसे पहला शादी वाला। तो शादी किसी में, मान लीजिए यहाँ पर ये मगध है, मगध के पड़ोसी कोई भी आसपास वाला क्षेत्र हो गया, वहां के राजकुमारी से क्या कर लेगा? ये शादी। और वहां के राजकुमारी, तो जब वहां के राजकुमारी से शादी हो गया, वहां के राजा भी जब देखते थे कि इतना बड़ा राजा है तो शादी कर देते थे, कोई दिक्कत नहीं। ये प्रस्ताव भेजवाता था शादी करने के लिए, तो उधर से कहते थे हाँ ठीक है शादी कर देते थे। तो क्या होता था कि जहां पर भी शादी हुआ इसका ना, तो वहां से इसको सैनिक मदद मिल जाता था। सैनिक मदद का मतलब समझ रहे हैं? इसकी सैनिक 10,000 है और उधर से 5,000 और सैनिक मिल गया मदद, तो 15,000 इसकी सैनिक सेना नहीं हो गया। जबकि इसको सेना को कितना अपना रक्षा करना पड़ रहा है, खाना वाना कितना को खिलाना पड़ रहा है? 10,000 का। अब 5,000 तो उधर से आया है ना, लेकिन उसको भी खाना खिलाएगा जब युद्ध लगेगा तब ना। उसने कहा, ये कहता था हमेशा कि हमको सैनिक मदद दीजिएगा तब, जब हमको जरूरत होगा तब। अभी सैनिकों अपने पास रखिए, खाना वाना आप ना खिलाएंगे, वेतन आप ना देंगे, जब जरूरत होगा कुछ दिनों के लिए भेज दीजिए हमारे पास। तो ये जो यही दिमाग लगाता था ये, तो इसकी सेना विस्तार होते गए ऐसे ही। अब देखिए ये शादी कहाँ हुआ था, इतना लिख लिए होंगे, ऊपर मिटा देते हैं, यहाँ पर मिटा कर ऊपर से लिखते हैं। क्या था? हर्यक वंश था, हर्यक वंश ही था। हर्यक वंश, राजा का नाम सबसे पहला राजा बिंबिसार। अब देखिए ये 3 तरह से कर रहा था। पहला विवाह वाला था, विवाह वाला देख लेते हैं, विवाह कहाँ हुआ था। इसकी पहली जो पत्नी थी, पहली पत्नी का जो नाम था वो था यहाँ पर महाकोसला देवी। महाकोसला देवी ये क्या थी? महाकोशल, यानी कौशल नरेश। कौशल नरेश की जो कौशल के राजा थे उनकी पुत्री थी, यानी कि कौशल के राजा की पुत्री और परसेनजीत की ये बहन थी।
आगे बढ़ते हैं। दूसरी पत्नी का नाम क्या था? दूसरी पत्नी का नाम था चेलना। ये लिच्छवी की राजकुमारी थी, ध्यान रखिएगा। चेलना ये लिच्छवी की तीसरी पत्नी का नाम था क्षेमा। क्षेमा ये मध्य प्रदेश पंजाब की राजकुमारी थी। समझिए, इतने जब यहाँ से यहाँ पर शादी हुआ, फिर यहाँ पर ये अलग अलग जगह पर अपना वैवाहिक संबंध बनाता था। और वहां से बताइए, यहाँ से मान लीजिए 10,000 सेना की मदद मिल गई, यहाँ से 10,000, यहाँ से 10,000, 30,000 ऐसे ही सेना हो गया ना। इसके पास 10,000, 40,000, और इसके मुकाबले में कोई खड़ा होगा नहीं। बाकी जो जनपदों के पास था 10,000, 12,000, 10,000, 12,000, इतने सेना थी। इसके पास 40,000 सेना हो गया ना। अभी देखिए यहीं पर नहीं रुका, अभी और क्या करता था, अभी और आगे बढ़ते हैं। अभी और क्या करता था? दोस्ती वाला बात थोड़ा देख लीजिए, कहाँ दोस्ती की। सबसे पहला अवंती। तो दोस्ती ऐसे थोड़ा होता है, बिना मदद के दोस्ती होता है। इसको पता चला कि यहाँ पर अवंती, जो कि वर्तमान में मध्य प्रदेश में है, पता चला कि अवंती के जो राजा थे, हम पिछले भाग में बताए थे, अवंती के राजा यानी कि मध्य प्रदेश था, मध्य प्रदेश में वर्तमान में। यहाँ के राजा चंद्रप्रद्योत को एक बीमारी हो गई है, अब बहुत ही खतरनाक बीमारी हो गई। पता चल गया बहुत ही खतरनाक बीमारी, वो बच नहीं सकते हैं। किसको पता चला? बिंबिसार को। वहां के जो चंद्रप्रद्योत के राजवैद्य थे, उन्होंने अब कह दिया था कि आपका काम खत्म हो गया, अब आप ज्यादा दिन तक नहीं रहने वाले हैं। किनको बोला था? चंद्रप्रद्योत को बोला था कि आप अब ज्यादा दिन तक चंद्रप्रद्योत को नहीं रहने वाले हैं। तब इनको पता चला, ये बिंबिसार को पता चला, तो इसने अपना सबसे प्रसिद्ध वैद्य का क्या नाम था? वैद्य का नाम था जीवक। उसको भेजा और कहा कि देखो चंद्रप्रद्योत को कैसे भी तुमको ठीक कर देना। ये गया और कुछ दिन यहाँ पर रहा, चंद्रप्रद्योत की सेवा की, और चंद्रप्रद्योत क्या हो गए? ठीक हो गए। और बताइए, चंद्रप्रद्योत एक तरफ बचने वाले नहीं थे, ये ठीक हो गए तो क्या किया? इससे दोस्ती कर लिया। किससे? बिंबिसार से। अब जो अवंती भी था, यानी मध्य प्रदेश भी था, इसके ही अधीन में आ गया। अधीन का मतलब ये नहीं होता है कि सब शासन इसी के चलेगा। अधीन का मतलब ये होता है कि चंद्रप्रद्योत से इसने कहा कि हमको सैनिक मदद जब जरूरत होगा तो दीजिएगा। तो ये चंद्रप्रद्योत बोले ठीक है, तुम हमारे जब दोस्त बन ही गए हो, तो जब भी तुम्हें सैनिक मदद की जरूरत हो वो हम देंगे। तो इसको चाहिए क्या था? सैनिक मदद ही चाहिए था, और दूसरा कुछ नहीं चाहिए था। इसको चाहिए था सैनिक मदद। मान लीजिए किसी से लड़ाई हुआ तो सैनिक मदद तो चाहिए ना, या किसी को डराना होगा तो भी सैनिक मदद चाहिए। अगर किसी को डराना भी होगा तो भी सैनिक मदद। हमारे पास 40,000 सेना, लड़ोगे, और तुम्हारे पास 10,000 सेना, लड़ोगे। तो ऐसे भी बहुत सारे राजा डर जाते थे इससे। अब देखिए और एक जगह, ये तक्षशिला, यहां से तो दोस्ती हो गई। अब तक्षशिला के राजा की सैनिक मदद भेजकर, तक्षशिला के राजा की लड़ाई हो गई थी किसी और राजा से, तो वहां के राजा को इसने सैनिक मदद अपने से बोला, हाँ हम आपकी मदद करेंगे, हम अपने से भेज रहे हैं सैनिक। पूरा 15-20 हजार की सेना में भेज दिया, 15-20 हजार की संख्या में सेना भेज दिया, और वो इनको मदद करने के लिए, तक्षशिला के जो राजा थे। तो इन्होंने भी क्या किया? इससे बिंबिसार से दोस्ती कर लिया और कहा कि आपने हमको भेजा हुआ है सेना, हम आपको भी जब जरूरत लगेगी हम सेना क्या करेंगे? भेजेंगे। यानी दोस्ती। और युद्ध भी कर देता था। अरे बहुत सारे राज्य तो ऐसे ही इससे डर कर इसमें मिल जाते थे, हाँ हम आपको मिल रहे हैं, पहले ही देख लेते, इतने इसके रिश्तेदार है, इतने दोस्त बना लिया है, अगर चारों तरफ तो हम लोग कर देंगे तो हम बचेंगे। कोई बहुत सारे जो राजा थे ऐसे ही मतलब इसके साम्राज्य में ऐसे ही मिल गए थे। बहुत सारे जो कबीले थे वो भी इसके साम्राज्य में ऐसे ही मिल गए थे। अंग से इसने लड़ाई किया था। अंग को जीत कर क्या किया? अपने मिला लिया, और अपने बेटा, इसका नाम था, क्या नाम था? बेटा का नाम था अजातशत्रु। उसको बनाया था वहां का राजा, बना देगा। राजा पूरा, आपको पहले ही बता देगा, राजा पूरा जो राज्य को अकेले नहीं देखता है, छोटे छोटे भागों में बांटकर वहां के राजा घोषित कर देगा ये राजा है, और एक बड़ा सा समूह बनाकर उसका मेन राजा वो हो जाता है। तो यहाँ पर युद्ध वाला तो समझिए, युद्ध करके भी ये जीतता था। ये 3-4 तरह से विवाह, दोस्ती और युद्ध, 4 तरह से अपना साम्राज्य विस्तार करता था। तो हमें लगता है कि बहुत अच्छा से समझ में आ गया होगा। इसमें आपको अब इससे आगे हम लोग अभी और आगे पढ़ेंगे। हमें लगता है कि बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा। इसमें कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। हमें लगता है समझ में आ गया होगा।